नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। सबसे पहले उन सभी स्टूडेंट का धन्यवाद करना चाहूँगा जो अब तक हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। उसके अलावा जो जितने भी नए व्यूवर्स हैं, नए स्टूडेंट हैं, नए दोस्त हैं जो हमारे चैनल को देख रहे हैं, उन सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जितने भी हमारी अपकमिंग वीडियोस है उन सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को जल्द से जल्द मिल सके। चलिएगा बेटा, आज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। अगर आज के टॉपिक की अगर हम इंपॉर्टेंस की बात कर लें तो नॉर्सेट एग्जाम के अंदर आज के टॉपिक से, आज की क्लास से कम 8 से 10 एमसीक्यू होंगे जो कई बार एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं और एग्जाम के अंदर पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफी छोटा सा टॉपिक है और क्वेश्चन भी बेटा काफी इजी यहां से पूछे जाते हैं। चलिएगा बात कर ले, आज इस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे। वो टॉपिक हमारा क्या रहेगा बेटा? नियोनेटल इन्फेक्शन। क्या रहेगा? नियोनेटल इन्फेक्शन या फिर इन्फेक्शन इन द नियोनेट। अगर बात कर ले नियोनेट के स्पेशली बात कर ले या इन्फेक्शन के स्पेशली बात कर ले तो इन्फेक्शन का क्राइटेरिया जो होता है वो डिफरेंट एज ग्रुप के अंदर अलग अलग होता है। अगर बात कर ले प्रोन टू इन्फेक्शन की बात कर ले कि प्रोन टू इन्फेक्शन का मतलब क्या है कि कौन से व्यक्ति को इन्फेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी या इन्फेक्शन होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, या फिर कौन सा एज ग्रुप ऐसा होता है कि जिसके अंदर अगर इन्फेक्शन को सही समय पर ट्रीट नहीं किया गया, सही समय पर अगर आइडेंटिफाई नहीं किया गया तो इन्फेक्शन उन बच्चों के अंदर कॉम्प्लिकेशन को जनरेट कर सकता है या फिर क्रोनिक कंडीशन के अंदर हमें काफी ज्यादा एनोमलीज या काफी ज्यादा एबनॉर्मलिटीज देखने को मिल सकती है। उनके अंदर भी एक स्पेशल एज ग्रुप आता है, उस एज ग्रुप को बोला जाता है आपके क्या? नियोनेट। क्या बोला जाता है? नियोनेट। नियोनेट बोल ले, न्यूबॉर्न बोल ले, दोनों का मतलब क्या है? एक ही होता है। नियोनेट या न्यूबॉर्न का मतलब क्या होता है? जो अभी अभी बॉर्न हुआ है, जिसका कि लाइफ स्पान क्या है? अभी अभी शुरुआत हुआ है, अभी अभी शुरू हुआ है। उन सभी एज ग्रुप के बच्चों को किसके अंदर रखा जाता है? आपके नियोनेट के अंदर रखा जाता है। और बेसिकली जो नियोनेट होते हैं ये किसी भी इन्फेक्शन के प्रति सबसे ज्यादा क्या होते हैं? ससेप्टिबल होते हैं या सबसे ज्यादा क्या होते हैं? प्रोन होते हैं। अगर कोई भी इन्फेक्टेड पार्टिकल इनके कांटेक्ट में आता है तो ये इजीली क्या करते हैं? उस इन्फेक्टेड पार्टिकल को एज्यूम कर जाते हैं और अपने आप में क्या कर लेते हैं? इन्फेक्शन को जनरेट कर लेते हैं। इसीलिए इन सभी नियोनेट्स के अंदर क्या होता है? इन्फेक्शन को अर्ली कंडीशन के अंदर आइडेंटिफाई करना काफी ज्यादा जरूरी है। और आइडेंटिफाई करने के साथ साथ क्या करना कि आइडेंटिफाई करने के साथ साथ इनका ट्रीटमेंट करना भी क्या है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। आज उन्हीं इन्फेक्शन के बारे में हम लोग देखेंगे कि बेसिकली कौन कौन से ऐसे कॉमन इन्फेक्शंस होते हैं जो नियोनेट के अंदर जनरली पाए जाते हैं या हमें देखने को मिलते हैं। चलिएगा, अगर बात कर ले बेटा नियोनेट के अंदर अगर इन्फेक्शन की बात की जाए, नियोनेट के अंदर अगर इन्फेक्शन की बात की जाए तो नियोनेट के अंदर इन्फेक्शन दो तरह के देखने को मिलते हैं। जी हाँ, जनरली नियोनेट के अंदर इन्फेक्शन क्या होते हैं? दो तरह के देखने को मिलते हैं। सबसे पहला इन्फेक्शन होता है सुपरफिशियल इन्फेक्शन। सबसे पहला इन्फेक्शन कौन सा होता है बेटा? सुपरफिशियल इन्फेक्शन। और दूसरा इन्फेक्शन जो देखने को मिलता है वो हमें मिलता है सिस्टमिक इन्फेक्शन। कौन सा मिलता है? सिस्टमिक इन्फेक्शन। नियोनेट के अंदर बेसिकली दो तरह के इन्फेक्शन सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। एक इन्फेक्शन देखने को मिलेगा सुपरफिशियल इन्फेक्शन और दूसरा इन्फेक्शन देखने को मिलेगा कौन सा? सिस्टमिक इन्फेक्शन। अगर सुपरफिशियल इन्फेक्शन की बात कर लें, अगर सुपरफिशियल इन्फेक्शन की बात कर ले तो सुपरफिशियल इन्फेक्शन ऐसा इन्फेक्शन होता है या वो इन्फेक्शन होता है जो स्किन की सुपरफिशियल लेयर के ऊपर पाया जाता है।
जी हाँ, ऐसा इन्फेक्शन जो कि स्किन की सुपरफिशियल लेयर के ऊपर पाया जाए या फिर स्किन से रिलेटेड जितने भी इन्फेक्शन होते हैं उन सभी इन्फेक्शन को किसके नाम से जाना जाता है? सुपरफिशियल इन्फेक्शन के नाम से जाना जाता है। जबकि सिस्टमिक इन्फेक्शन वो इन्फेक्शन होते हैं जो कि कहां पाए जाते हैं? ब्लड स्ट्रीम के अंदर पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? ब्लड स्ट्रीम के अंदर पाए जाते हैं। तो नियोनेट्स के अंदर दोनों तरह के इन्फेक्शन देखने को मिलते हैं। कुछ इन्फेक्शन बच्चे की स्किन के ऊपर देखने को मिलता है जिन्हें सुपरफिशियल इन्फेक्शन के नाम से जाना जाता है, जबकि कुछ इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जो कि नियोनेट के ब्लड स्ट्रीम के अंदर पाए जाते हैं या प्रेजेंट होते हैं, उन्हें किसके नाम से जानते हैं? हम लोग सिस्टमिक इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं। आज हम लोग इसी दोनों इन्फेक्शन के बारे में बात करेंगे कि सुपर इन्फेक्शन जनरली कौन कौन से होते हैं और सिस्टमिक इन्फेक्शन क्या क्या होते हैं। सबसे पहली अगर बात कर ले सुपरफिशियल इन्फेक्शन, तो सुपरफिशियल इन्फेक्शन की कैटेगरी के अंदर सबसे पहला जो इन्फेक्शन हमें देखने को मिलता है जो कि जनरली बच्चों के अंदर पाया जाता है वो कौन सा होता है? ऑम्फेलाइटिस। कौन सा होता है बेटा? ऑम्फेलाइटिस। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम के अंदर नॉर्सेट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है और डायरेक्ट पूछा गया है ऑम्फेलाइटिस क्या होता है। सीधा सा पूछा गया है कि ऑम्फेलाइटिस क्या होता है। तो ऑम्फेलाइटिस का सीधा सा मतलब क्या होता है कि ऑम्फेलाइटिस का मतलब क्या होता है कि इन्फेक्शन होना किसका? एम्ब्लाइकल कोड का। किसका? इन्फेक्शन होना किसका? एम्ब्लाइकल कोड का। बच्चे की एम्ब्लाइकल कोड के अंदर सुपरफिशियली अगर कोई इन्फेक्शन देखने को मिलता है, स्किन के ऊपर किसी भी तरह का इन्फेक्शन अगर देखने को मिलता है ऑल अराउंड द अम्बलाइकस, अम्बलाइकस कोड के यहां पर सुपरफिशियली अगर नेक्ड आई के द्वारा हमें किसी भी तरह का इन्फेक्शियस चेंजेस नजर आता है तो उस इन्फेक्शन को किसके नाम से जाना जाता है? आपके ऑम्फेलाइटिस के नाम से जाना जाता है। याद कर लीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार नॉर्सेट के अंदर पूछा गया है। क्या पूछा गया है? ऑम्फेलाइटिस क्या होता है। सीधा सा मतलब क्या ध्यान रखना है कि इन्फेक्शन होना किसके अंदर? एम्ब्लाइकल कोड के अंदर किसके नाम से जाना जाता है? ऑम्फेलाइटिस के नाम से। कई बार वो इन्फेक्शन की जगह इन्फ्लामेशन भी दे देता है। कई बार इन्फेक्शन की जगह क्या दे देता है? इन्फ्लामेशन भी दे देता है। तो इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन दोनों का मतलब एक ही होता है कि अगर न्यूबॉर्न की अम्बलाइकल कोड के यहां पर इन्फेक्शन देखने को मिलता है या फिर इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है, कंडीशन किसके नाम से जानी जाती है? ऑम्फेलाइटिस के नाम से जाना जाता है। सेकंड क्वेश्चन जो यहां से पूछा जाता है, ऑम्फेलाइटिस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है? कि अगर बच्चे के अंदर ऑन्फेलाइटिस का इन्फेक्शन देखने को मिलता है, अम्बलाइकल कोड का इन्फेक्शन देखने को मिलता है, तो उस इन्फेक्शन का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है या उस इन्फेक्शन का कारण क्या होता है? तो यहां पर काफी सारे पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं ऑन्फेलाइटिस के। बच्चों के अंदर ऑन्फेलाइटिस इन्फेक्शन होने के काफी ज्यादा रीजन देखने को मिलते हैं। अगर उन सभी रीजन के अंदर से मोस्ट कॉमन रीजन की अगर बात कर ली जाए तो मोस्ट कॉमन रीजन कौन सा होता है? स्टेफाइलोकोकस। कौन सा होता है बेटा? स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस की जो स्पीशीज होती है उस स्पीशीज के द्वारा जितने भी बच्चों के अंदर ये इन्फेक्शन देखने को मिलता है तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये होती है कि इन्फेक्शन किसके द्वारा हुआ हो? स्टेफाइलोकोकस के द्वारा हुआ हो। और स्टेफाइलोकोकस के अंदर भी अगर पर्टिकुलर स्पीशीज की बात कर ले, स्टेफाइलोकोकस के अंदर भी अगर पर्टिकुलरली स्पीशीज की अगर बात कर ले तो वो क्या होता है? आपका ओरियस। क्या होता है? ओरियस। तो बेटा ध्यान रखना कि अगर बच्चों के अंदर ऑम्फेलाइटिस की कंडीशन देखने को मिलती है तो इस कंडीशन का मोस्ट कॉमन कारण क्या होता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर भी मोस्ट कॉमनली बैक्टीरिया कौन सा होता है? स्टेफाइलोकोकस स्पीशीज। और स्टेफाइलोकोकस स्पीशीज के अंदर भी अगर स्पेसिफाइड बैक्टीरिया के बारे में पूछ लिया जाए कि स्पेसिफाइड बैक्टीरिया कौन सा होता है तो क्या होगा? स्टेफाइलोकोकस ओरियस।
इसके अलावा कुछ अदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं जो बच्चे के अंदर ऑन्फेलाइटिस की कंडीशन को क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? इकोलाई बैक्टीरिया देखने को मिल सकता है, कैप्सिलेला बैक्टीरिया के द्वारा ये चीज देखने को मिल सकती है। वहीं सीडोमोनास बैक्टीरिया की जो स्पीसीज होती है, इन स्पीसीज के द्वारा भी क्या देखने को मिल सकता है, ऑन्फेलाइटिस की कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो स्टेफाइलोकोकस भी आप लोगों को याद रखना है, यहां से भी नॉर्सेट के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार ग्रुप के द्वारा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वो कौन से बैक्टीरिया का ग्रुप होता है जिसके द्वारा बच्चे के अंदर ऑन्फेलाइटिस की कंडीशन को प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी पाई जाती है। तो ध्यान रखना कौन कौन सा आएगा, इकोलाई, सेकंड वन कैप्सिएला, थर्ड वन कौन सा आएगा बेटा आपके सीडोमोनास बैक्टीरिया। इसके बाद नेक्स्ट वन बात कर ले कि हमें कैसे पता चलेगा या हेल्थ केयर प्रोवाइडर को कैसे पता चलेगा या एज स्टूडेंट हमें कैसे पता चलेगा कि एग्जामिनर हमसे ऑन्फेलाइटिस कंडीशन के बारे में पूछ रहा है। तो वो आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज के अंदर क्या देगा, फीचर्स की जानकारी देगा कि एक बच्चे का हम लोग अम्बिलिकल कॉर्ड एरिया को असिस्ट कर रहे हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड एरिया को असिस्ट करने के दौरान हमें मिला कि अम्बिलिकल कॉर्ड के चारों तरफ या ऑल अराउंड हमें क्या देखने को मिली, रेडनेस देखने को मिली। सेकंड कंडीशन क्या है कि रेडनेस के साथ हमें क्या देखने को मिला, इंड्यूरेशन देखने को मिला। थर्ड वन कैटेगरी के अंदर हमें क्या देखने को मिला, पस डिस्चार्ज देखने को मिला। ये कंडीशन किसे इंडिकेट करेगी, दिस कंडीशन इज इंडिकेट फॉर। तो फीचर्स हमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है जिनके बारे में हमें याद रखना जरूरी है कि अगर ऑन्फेलाइटिस की कंडीशन बच्चे के अंदर देखने को मिलती है तो ऑन्फेलाइटिस की कंडीशन के अंदर कौन कौन से फीचर्स हमें देखने को मिलेंगे। तो फीचर्स क्या देखने को मिलेगा, रेडनेस हमें देखने को मिलेगी, इनड्यूरेशन हमें देखने को मिलेगा। इनड्यूरेशन का मतलब क्या होता है, इनड्यूरेशन का मतलब क्या होता है बेटा कि फाइब्रस टिश्यू का डिपोजिशन होता है। क्या होता है, फाइब्रस टिश्यू का डिपोजिशन होता है कहां पर, ऑल अराउंड द अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड का जो एरिया होता है वहां पर फाइब्रस टिश्यू का डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है और वो एरिया हमें कैसा देखने को मिलता है, ब्लैक स्पॉट, यानी कि उस एरिया के पास डार्क ब्लैक एरिया हमें क्या देखने को मिलता है, ऑल अराउंड द अम्बिलिकल कॉर्ड। इसे किसके नाम से जाना जाता है, इनड्यूरेशन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा हमें वहां पर क्या देखने को मिलेगा कि अम्बिलिकल कॉर्ड के यहां पर क्या हो रहा है, पस का डिस्चार्ज देखने को मिल रहा है। इसके अलावा बात कर ले कि अगर बच्चे के अंदर ऑन्फेलाइटिस की कंडीशन है तो ऑन्फेलाइटिस की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। क्या यूज करना पड़ता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हमें यूज करना पड़ता है। उम्मीद करता हूं आपको यह चीज समझ में आई होगी। आइएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट इन्फेक्शन की तरफ जो बेसिकली है आपका सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट इन्फेक्शन। चलिएगा बेटा बात करें नेक्स्ट के बारे में। अगर हम लोग बात करें तो बच्चों के अंदर सेकंड मोस्ट कॉमनली जो इन्फेक्शन देखने को मिलता है वो इन्फेक्शन कौन सा होता है, फ्यूनेसाइटिस। कौन सा इन्फेक्शन होता है बेटा, सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट इन्फेक्शन अगर बच्चों के अंदर देखने को मिलता है या नियोनेट के अंदर कॉमनली देखने को मिलता है तो वो इन्फेक्शन कौन सा होता है, फ्यूनेसाइटिस। कौन सा होता है, फ्यूनेसाइटिस। ध्यान रखना बेटा, कई बार फ्यूनेसाइटिस का क्वेश्चन नॉर्सेट के अंदर पूछा गया है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार नॉर्सेट के अंदर इस क्वेश्चन को पूछा गया है। रिसेंटली पिछले साल के नॉर्सेट एग्जाम के अंदर एक टर्म के बारे में पूछा गया था, फ्यूनिस। पिछले बार नॉर्सेट एग्जाम के अंदर एक सिंपल से टर्म के बारे में पूछा गया था, फ्यूनिस का मतलब क्या है। फ्यूनिस का मतलब क्या है, आप सभी लोग काफी अच्छी तरीके से जानते हैं फ्यूनिस किसको बोला जाता है।
जो बच्चे नहीं भी जानते हैं वो आज की क्लास के बाद इस चीज को जानने लग जाएंगे कि फ्यूनिस वर्ड को क्या बोला जाता है या कौन सी टर्म फ्यूनिस के लिए डिनोट की जाती है। तो बेटा ध्यान रखना, फ्यूनिस का मतलब क्या होता है? अम्लाइकल कोड। क्या होता है? एम्लाइकल कोड। और पिछले साल नॉर्सेट के अंदर यहां से क्वेश्चन पूछा गया था, सिंपल टर्म दिया गया था, फ्यूनिस डिनोट किसको करता है? तो फ्यूनिस डिनोट किसको करता है? एम्लाइकल कोड को डिनोट करता है। और फ्यूनिसाइटिस अब आप समझ गए होंगे, अब आप ये चीज समझ गए होंगे अच्छी तरीके से कि फ्यूनिसाइटिस का मतलब क्या होता है। फ्यूनिसाइटिस का मतलब क्या होता है, क्योंकि फ्यूनिस के आगे क्या लगा है? आइटिस लगा है, और आइटिस का मतलब क्या होता है? इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन होना। मतलब अगेन क्या है कि फ्यूनिसाइटिस क्या है? आपका इन्फेक्शन होता है किसका? एम्लाइकल कोड का। पर यही चीज तो अभी हम लोगों ने आगे पढ़ी ओम्फेलाइटिस के अंदर, अभी इसी चीज को तो हम लोगों ने आगे पढ़ा किसके अंदर? ओम्फेलाइटिस के अंदर, कि जब ओम्फेलाइटिस का मतलब अम्लाइकल कोड का इन्फेक्शन है और फ्यूनिसाइटिस का मतलब भी अम्लाइकल कोड का इन्फेक्शन है, तो दोनों चीजें सेम है, तो डिफरेंस कहां पर है? तो डिफरेंस की बात कर ले, एक छोटा सा डिफरेंस होता है कि फ्यूनिसाइटिस इन्फेक्शन तो होता है कहां का? एम्लाइकल कोड का। पर एम्लाइकल कोड के अंदर भी स्पेसिफाई कर दिया गया है कि अगर एम्लाइकल कोड के कनेक्टिव टिश्यू, जी हां ध्यान रखना, फ्यूनिसाइटिस के अंदर आपको एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज के बारे में याद रखना है, कनेक्टिव टिश्यू। क्या याद रखना है बेटा? कनेक्टिव टिश्यू आप लोगों को याद करना है, या फिर यहां पर दे सकता है आपको सॉफ्ट टिश्यू। क्या मिल सकता है आपको? सॉफ्ट टिश्यू। कि अगर एग्जामिनर आप लोगों से कनेक्टिव टिश्यू के बारे में जानकारी देता है और पूछता है कि बच्चे के अंदर इन्फेक्शन कहां देखने को मिलता है? सॉफ्ट टिश्यू ऑफ एम्लाइकल कोड या फिर कनेक्टिव टिश्यू ऑफ एम्लाइकल कोड के अंदर देखने को मिलता है, तो उस इन्फेक्शन का नाम क्या होगा? वो इन्फेक्शन कौन सा होगा? फ्यूनिसाइटिस। कौन सा इन्फेक्शन होगा? फ्यूनिसाइटिस इन्फेक्शन होगा। ध्यान रख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, एग्जाम के अंदर पूछा गया है। तो फ्यूनिसाइटिस का मतलब क्या है? इन्फेक्शन ऑफ अम्लाइकल कोड। अम्लाइकल कोड के अंदर भी क्या? कनेक्टिव टिश्यू। जो अम्लाइकल कोड के सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, जो अम्लाइकल कोड के कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, उनके अंदर अगर इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन को देखने को मिलता है, तो उस कंडीशन को किसके नाम से जाना जाता है? फ्यूनिसाइटिस के नाम से जाना जाता है। अब फ्यूनिसाइटिस या फिर बात कर ले कनेक्टिव टिश्यू के इन्फेक्शन की अगर बात कर रहे हैं, और यहां पर अगर पॉजिटिव एजेंट के बारे में पूछा जाए कि फ्यूनिसाइटिस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है या पॉजिटिव एजेंट क्या होता है, तो पॉजिटिव एजेंट यहां पर क्या देखने को मिलेगा? इंट्रा एमनियोटिक इन्फेक्शन। क्या? इंट्रा एमनियोटिक इन्फेक्शन। अब इंट्रा एमनियोटिक इन्फेक्शन से क्या मतलब है कि गेस्टेशन पीरियड के दौरान अगर मदर को, ध्यान से सुनिएगा, कि गेस्टेशन पीरियड के दौरान अगर मदर को किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, और उस इन्फेक्शन कहां पर है? अम्नियोटिक कैविटी या प्लेसेंटा से रिलेटेड इन्फेक्शन अगर मदर को है, तो बच्चे के अंदर मोस्टली प्रोबेबिलिटी देखने को मिलती है कि बच्चा किससे इन्फेक्टेड होगा? फ्यूनिसाइटिस से। क्योंकि ये इन्फेक्शन क्या होगा? धीरे धीरे प्रोसीड करेगा और बच्चे की अम्लाइकल कोड को भी क्या करता जाएगा? इन्फेक्टेड करता जाएगा। और इन्फेक्शन किसके अंदर देखने को मिलेगा? बच्चे की अम्लाइकल कोड के सॉफ्ट टिश्यू के अंदर इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है। तो ध्यान रखना, फ्यूनिसाइटिस के अगर पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म के बारे में अगर पूछ लिया जाए तो क्या? इंट्रा एमनियोटिक इन्फेक्शन। और अगर इंट्रा एमनियोटिक इन्फेक्शन ऑप्शन में नहीं मिला तो आपको सेकंड ऑप्शन में क्या मिलेगा? कोरियो एमनियोटाइटिस। क्या मिलेगा? कोरियो एमनियोटाइटिस। क्या मिलेगा? कोरियो एमनियोटाइटिस। इंपोर्टेंट टर्म है, याद कर लेना कोरियो एमनियोटाइटिस को, याद कर लेना कोरियो एमनियोटाइटिस को। मतलब कोरियोन, जो कि किसको बोला जाता है? आपके प्लेसेंटा को। किसको बोला जाता है? प्लेसेंटा को। कि अम्नियोटिक कैविटी के अंदर जो प्लेसेंटा है, उस प्लेसेंटा के अंदर अगर इन्फेक्शन हो चुका है तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि बच्चे के अंदर वो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म बनेगा और प्रोड्यूस क्या करेगा? फ्यूनिसाइटिस।
क्या प्रोड्यूस करेगा? फ्यूनेसाइटिस। तो यहां पर 3 क्वेश्चन बनते हैं जो आपको मोस्ट प्रोबेबिलिटी याद करना है। सबसे पहला, फ्यूनेसाइटिस किसे बोला जाता है? इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन होना कनेक्टिव टिश्यू किसके? अम्बिलिकल कोर्ड के। सेकंड प्रोबेबिलिटी क्या होती है? पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म से क्वेश्चन पूछेगा, क्या मिलेगा? इंट्रा एमनियोटिक इन्फेक्शन। अगर ऑप्शन के अंदर इंट्रा एमनियोटिक इन्फेक्शन नहीं मिला तो आप लोगों को क्या मिलेगा? कोरियो एमनियोटाइटिस। क्या मिलेगा? कोरियो एमनियोटाइटिस। इसके अलावा फीचर से भी आपके यहां पर क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि अगर किसी बच्चे के अंदर फ्यूनेसाइटिस की कंडीशन है तो उस बच्चे के अंदर क्या फीचर्स हम लोगों को देखने को मिलेगा। अगर किसी बच्चे के अंदर फ्यूनेसाइटिस की कंडीशन अगर है तो उस बच्चे के अंदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर को क्या चीजें देखने को मिलेगी। तो क्या चीजें देखने को मिलेगी, ध्यान दीजिएगा। पैरावेस्कुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रोफिल्स, यानी कि जो न्यूट्रोफिल्स हैं उन न्यूट्रोफिल्स का वेसल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा। और न्यूट्रोफिल्स का पाया जाना किसको इंडिकेट करता है? इन्फ्लामेटरी प्रोसेस को। इसको इन्फ्लामेटरी प्रोसेस को, यानी कि अगर एम्बिलिकल कोर्ड की ब्लड वेजल्स के अंदर न्यूट्रोफिल्स का रिप्रेजेंटेशन अगर देखने को मिलता है हेल्थ केयर प्रोवाइडर को, तो ये इंडिकेशन करता है किस चीज का? कि ये सीधा सा इंडिकेशन करेगा कि क्या है? फ्यूनेसाइटिस की कंडीशन हमें बच्चे के अंदर देखने को मिल सकती है। तो उम्मीद करता हूं ये तीनों चारों क्वेश्चंस आप लोगों को याद रहे होंगे। इसके बाद बात कर ले नेक्स्ट वन, बच्चे के अंदर जो मोस्ट कॉमनली सुपरफिशियल इन्फेक्शन जो देखने को मिलता है वो मिलता है कौन सा? ओरल थ्रश। कौन सा देखने को मिलता है? ओरल थ्रश। सबसे पहला क्वेश्चन, ओरल थ्रश क्या होता है? कौन से तरह का इन्फेक्शन होता है? क्या ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है? क्या ये वायरल इन्फेक्शन है? क्या ये आपका पैरासाइटिक इन्फेक्शन है? क्या ये आपका फंगल इन्फेक्शन है? क्या ये आपका प्रोटोजोअल इन्फेक्शन है? सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि अगर ओरल थ्रश की अगर बात कर ली जाए कि ओरल थ्रश कौन से टाइप का इन्फेक्शन होता है? क्या ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है? क्या ये वायरल इन्फेक्शन है? क्या ये फंगल इन्फेक्शन है? क्या ये प्रोटोजोअल इन्फेक्शन है? क्या ये अमीबो का इन्फेक्शन है? तो बेटा ध्यान रखना, ओरल थ्रश क्या होता है? एक तरह का कौन सा इन्फेक्शन होता है? फंगल इन्फेक्शन। क्या है? ओरल थ्रश एक तरह का क्या होता है? फंगल इन्फेक्शन होता है। और फंगस इन्फेक्शन भी है तो इसका मोस्ट पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है? कैनेडियास स्पीशीज। क्या होता है? कैनेडियास स्पीशीज। और कैनेडियास स्पीशीज के अंदर भी अगर मोस्ट स्पेसिफाइड अगर फंगस इन्फेक्शन की बात कर ले तो वो कौन सा होता है? कैनेडियासिस एल्बिकेंस। वो कौन सा होता है? कैनेडियासिस एल्बिकेंस। तो ओरल थ्रश के अंदर सबसे पहली चीज आपको क्या रखनी है? कौन से टाइप का इन्फेक्शन है? फंगस टाइप का इन्फेक्शन है। और फंगस टाइप के इन्फेक्शन के अंदर भी कौन से स्पीशीज के द्वारा होता है? कैनेडियासिस स्पीशीज के द्वारा होता है। और इसके अंदर भी अगर पूछ लिया जाए कि मोस्ट प्रोबेबिलिटी कौन सा एजेंट होता है तो कौन सा होगा? कैनेडियासिस एल्बिकेंस। कौन सा होता है? कैनेडियासिस एल्बिकेंस। अब इसके बाद बात कर ले, यहां पर ओरल थ्रश से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं फीचर्स से। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं फीचर्स से, या फिर बच्चों को आइडिया जो लगता है कि ये ओरल थ्रश का क्वेश्चन है कहां से लगेगा? फीचर्स से। अब फीचर्स के अंदर क्या देखने को मिलेगा? कि फीचर्स के अंदर देखने को मिलेगा कि अगर किसी बच्चे की ओरल कैविटी, यह चीज स्पेशली ध्यान देना, ओरल थ्रश मतलब कहां पर पाया जाएगा? ओरल कैविटी का इन्फेक्शन होता है। काय का इन्फेक्शन होता है? ओरल कैविटी का इन्फेक्शन होता है, यानी कि बच्चे की ओरल कैविटी के अंदर, माउथ के अंदर हमें यह इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं फीचर्स की बात कर रहे थे, तो फीचर्स के अंदर ध्यान रखना कि जब बच्चे की ओरल कैविटी को वॉश आउट करने की कोशिश की जाएगी, यानी कि ये फंगस का जो डिपोजिशन हुआ है, इस फंगस के डिपोजिशन को जब फोर्सफुली रिमूव करवाया जाएगा तो ये जो फंगस का डिपोजिशन होता है
ये इजीली क्या होगा, वॉश आउट नहीं होगा। मतलब विपिंग करने के समय या फिर जब लीजन को वॉश आउट किया जाता है, वॉश आउट किया जाता है, तो ये क्या नहीं होते, इजीली वॉश आउट नहीं होते, इजीली रिमूव नहीं होते हैं। अगर बच्चे के अंदर एल्बिकेंस का इन्फेक्शन है ओरल कैविटी के अंदर, तो जब आप उस फंगल को रिमूव करने की कोशिश करोगे तो वो फंगस क्या होगा, इजीली रिमूव नहीं होगा। बट अगर जब आपने उसको फोर्सफुली रिमूव किया है, मुंह से जबरदस्ती उसको बाहर निकाला है, तो वो वॉश आउट तो हो जाएगा, पर वॉश आउट हो जाएगा तो क्या होगा, अपनी निशानी को छोड़ जाएगा। और निशानी को छोड़ेगा मतलब क्या देखने को मिलेगा कि जहां से आपने उसको फोर्सफुली रिमूव किया है, वहां पर छोटे छोटे ब्लड के स्पॉट, छोटे छोटे हेमरेजिक स्पॉट आपको क्या मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। ध्यान रखना कि अगर बच्चे को वॉश आउट किया है, उसको मुंह को धोया है, फोर्सफुली रिमूव किया है, और रिमूव करने के बाद अगर आपको ब्लीडिंग स्पॉट या हेमरेजिक स्पॉट देखने को मिलते हैं, दैट इज कंफर्मेटिव कि ये पेशेंट के अंदर किसका इन्फेक्शन है, कैनिडियासिस का इन्फेक्शन देखने को मिलता है। इसी के साथ यहां पर एक चीज और बताना चाहूंगा मैं आप लोगों को कि ओरल थ्रस्ट के अंदर सबसे ज्यादा बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं वो एब्सेंट पैरल, सबसे ज्यादा जो कंफ्यूज होते हैं, वो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग क्या होता है, आपके ये वाली टर्म होती है। इसका मतलब भी क्या देखने को मिलता है कि बच्चे की ओरल कैविटी के अंदर भी हमें क्या देखने को मिलते हैं, व्हाइट कलर के स्पॉट देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं, व्हाइट कलर के स्पॉट देखने को मिलते हैं। पर बच्चों के अंदर ये कंडीशन क्या होती है, नॉर्मल कंडीशन होती है। एब्सेंट पैरल का पाया जाना बच्चे के अंदर किस चीज को इंडिकेट करता है, ये नॉर्मल कंडीशन है बच्चे के अंदर। जब इसे क्या किया जाता है, रिमूव करवाया जाता है, जब इसे क्या करवाया जाता है, रिमूव करवाया जाता है, तो ये क्या होते हैं, बच्चे के अंदर इजीली क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। तो दोनों चीजें ध्यान रखना, यहां से भी क्वेश्चन पूछने को मिलता है, यहां से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। सीधा सा क्वेश्चन व्हाइटिश स्पॉट अगर देखने को मिलता है तो वो देगा कि वॉशिंग आउट के बाद स्पॉट रिमूव हो गए, इजीली रिमूव हो गए, तो आंसर क्या जाएगा, एब्सेंट पैरल। वही अगर देखने को मिलता है कि वॉशिंग आउट करने के बाद स्पॉट तो रिमूव हो गए, पर उनकी जगह उन्होंने क्या छोड़ दिए, धब्बे छोड़ दिए। क्या छोड़ दिए, धब्बे छोड़ दिए, ब्लीडिंग स्पॉट बन गए, हेमरेजिक स्पॉट बन गए, तो ऑप्शन क्या जाएगा, ओरल थ्रस्ट। क्या जाएगा, ओरल थ्रस्ट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो हम कॉमन इन्फेक्शन के बारे में पढ़ेंगे उसके बारे में बात करें। नेक्स्ट वन हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट वन इन्फेक्शन जो बच्चों के अंदर मोस्ट प्रोबेबली देखा जाता है वो होता है आपका कौन सा, कंजक्टिवा का इन्फेक्शन। जी हाँ, नियोनेट्स के अंदर मोस्ट कॉमनली आई इन्फेक्शन अगर कोई देखा जाता है तो वो इन्फेक्शन कौन सा होता है, कंजक्टिवा का इन्फेक्शन। कौन सा, कंजक्टिवा का इन्फेक्शन। इसे बोला जाता है आप लोगों के क्या, ऑप्थेल्मिया नियोनेटर्मा। क्या बोला जाता है, ऑप्थेल्मिया नियोनेटर्मा। ध्यान रख लीजिएगा कि बच्चों के अंदर अगर कंजक्टिवा से रिलेटेड इन्फेक्शन अगर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है तो वो इन्फेक्शन कौन सा होता है, ऑप्थेल्मिया नियोनेटर्मा का इन्फेक्शन बच्चों के अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। ऑप्थेल्मिया नियोनेटर्मा का इन्फेक्शन जो होता है वो इन्फेक्टेड बर्थ कैनाल के द्वारा इन्फेक्शन ट्रांसमिशन होने से बच्चे के अंदर क्या होता है, आता है। क्या होता है, आता है। जैसे मान ले कि अगर कोई भी डिलीवरी प्रोसेस के दौरान अगर हम लोगों ने क्या किया है, कंटामिनेटेड इक्विपमेंट का यूज किया है, या फिर सेफ्टी का प्रॉपर तरीके से ध्यान नहीं रखा, एसेप्सिस को प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं किया गया, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो मदर की बर्थ कैनाल है वो बर्थ कैनाल क्या हो जाएगी, इन्फेक्टेड हो जाएगी, और उसी बर्थ कैनाल से क्या होगा, बच्चा डिलीवर होकर बाहर की तरफ आएगा। तो अगर
ड्यूरिंग लेबर प्रोसेस के दौरान या फिर अगर बात करने गैस्ट्रेशन पीरियड के दौरान अगर बर्थ कैनाल इन्फेक्टेड हो तो बच्चे के अंदर मोस्ट प्रोबेबिलिटी देखने को मिलता है वो इन्फेक्शन कौन सा होता है, कंजक्टिवा का इन्फेक्शन। और उस इन्फेक्शन को किसके नाम से जाना जाता है, ऑप्थेल्मिया नियोनेटर्मा के नाम से जाना जाता है। ध्यान रख लीजिएगा, किसके नाम से जाना जाता है, ऑप्थेल्मिया नियोनेटर्मा के नाम से जाना जाता है। अगर ऑप्थेल्मिया नियोनेटर्मा की बात कर ले या बच्चे के अंदर कंजक्टिवा के इन्फेक्शन की अगर बात की जाए तो मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है कि दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बच्चों के अंदर इस इन्फेक्शन के लिए क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं। जी हाँ, अगर बच्चों के अंदर कंजक्टिवा से रिलेटेड इन्फेक्शन देखने को मिलता है तो उस इन्फेक्शन के पीछे दो जीनों का क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्राइटेरिया होता है, या फिर दो तरह के पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होते हैं। सबसे पहला पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो रेस्पॉन्सिबल होता है वो कौन सा होता है, गोनोकोकाई। क्या होता है, गोनोकोकाई। और गोनोकोकाई क्या होता है, अगर बच्चे के अंदर गोनोकोकाई का इन्फेक्शन देखने को मिलता है तो ये एक तरह की क्या है, मेडिकल इमरजेंसी है। अगर बच्चे के अंदर गोनोकोकाई का इन्फेक्शन देखने को मिलता है तो गोनोकोकाई का इन्फेक्शन पाया जाना ये किसको इंडिकेट करता है कि बच्चे के अंदर ये चीज क्या है, एक मेडिकल इमरजेंसी के दो तरह क्या करनी चाहिए, ट्रीट करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, मेडिकल इमरजेंसी की तरह क्या करनी चाहिए, ट्रीट करनी चाहिए। अगर गोनोकोकाई का इन्फेक्शन देखने को मिलता है और गोनोकोकाई के अंदर भी अगर मोस्ट प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म की अगर बात कर ले तो गोनोकोकाई के अंदर भी पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है, नाइजीरिया गोनेरियाई। जी हाँ, गोनेरियाई ऑर्गेनिज्म के द्वारा क्या देखने को मिलेगा, गोनोकोकल इन्फेक्शन देखने को मिलेगा जो बच्चे के अंदर क्या कर सकता है, ऑप्थेल्मिया नियोनेटर्मा को क्या कर सकता है, जनरेट कर सकता है। इस तरह के बच्चे के अंदर देखने को मिलेगा कि जो बच्चे का आई के यहां से जो डिस्चार्ज होगा वो डिस्चार्ज कौन सा होगा, आपके कोइपस डिस्चार्ज देखने को मिल सकता है, प्लूरेंट डिस्चार्ज आपको देखने को मिल सकता है। बच्चे की अगर कंजक्टिवा से या बच्चे की आई से प्लूरेंट डिस्चार्ज या फिर कोइपस डिस्चार्ज अगर देखने को मिल रहा है तो ये इंडिकेशन करेगा कि बच्चे के अंदर इन्फेक्शन किससे हुआ है, नाइजीरिया गोनेरिया से हुआ है, यानी कि इन्फेक्शन कौन सा है, गोनोकोकल इन्फेक्शन है। वहीं अगर बात कर ले सेकंड जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी होती है ऑप्थेल्मिया नियोनेटर्मा के इन्फेक्शन की, वो इन्फेक्शन किसके द्वारा किया जाता है, आपके क्लेमाइडिया इन्फेक्शन के द्वारा। किसके द्वारा, क्लेमाइडिया ऑर्गेनिज्म के द्वारा। और क्लेमाइडिया ऑर्गेनिज्म के अंदर भी जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी होती है वो कौन सा होता है, क्लेमाइडिया ट्राइकोमोनास। कौन सा होता है, क्लेमाइडिया ट्राइकोमोनास। कि अगर बच्चे के अंदर क्लेमाइडियल इन्फेक्शन अगर देखने को मिल रहा है तो क्लेमाइडियल इन्फेक्शन के अंदर भी कौन सी स्पीशीज होगी, आपके ट्राइकोमोनास स्पीशीज होगी। और यहां पर बच्चे के अंदर जो डिस्चार्ज देखने को मिलेगा वो सेंटी डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। और इनके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग्स का हम लोग यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल क्लेमाइडिया के इन्फेक्शन के लिए एजिथ्रोमाइसिन का यूज किया जाता है फॉर 3 डे। और बच्चे के अंदर इस तरह का इन्फेक्शन ना हो, अगर बच्चे के अंदर इस तरह का इन्फेक्शन ना हो या बच्चा इस तरह के इन्फेक्शन से क्या हो, बच्चा एक्वायर ना करे, उसके लिए प्रोफाइलैक्सिस के लिए हम लोग क्या करते हैं, एरिथ्रोमाइसिन। एरिथ्रोमाइसिन आई ड्रॉप का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है एज अ प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट। इसके लिए एज अ प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। आज की क्लास से लगभग हम लोगों ने 8 से 10 एमसीक्यू देखे हैं जो हर कंपटीशन एग्जाम के अंदर रिपीटेडली पूछे जाते हैं। इसी तरह की मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारे इंस्टाग्राम पर पेज है, उसको आप लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और टेलीग्राम पर हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें।
ताकि जितने भी अपडेशन है वो सभी अपडेशन आप सभी लोगों को जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू।